ऐसी दुनिया जो पूरी तरह मैजिक पर बनी थी। और जिस पल मैं वहां लैंड हुआ, मेरे अंदर कुछ शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैं उठा तो मेरे पास एक अजीब पावर थी। मैं अपने होम प्लैनेट ब्लू स्टार के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स सेंस कर सकता था। जिस भी नेटिव ने यह सुना, वो मेरे मुंह पर हंसा, बोले कि मेरा गिफ्ट सिर्फ कचरा फेंकने के काम का है। पर मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने चुपचाप हर एक मैजिकल नॉलेज जो जुटा सकता था वो सीधा अपनी गवर्नमेंट को भेजना शुरू कर दिया। जहां लोकल मैसेज को सबसे सिंपल ट्रिक कास्ट करने के लिए भी घुटनों पर बैठकर कांपती डिवोशन से चांट करना पड़ता था, वहीं मैंने बिना एक शब्द बोले वो अनलीश कर दिया, जिसे वो लोग इटर्नल फॉरबिडन मैजिक कहते थे। और एक ही स्ट्राइक पूरे शहर को उस दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए काफी था, क्योंकि घर पर साइंटिस्ट्स ने सिर्फ मैजिक को स्टडी नहीं किया था, उन्होंने उसे एक सिस्टम में तोड़ दिया था और स्पेललेस मेजेस को असेंबली लाइन पर मास प्रोड्यूस करने का तरीका ढूंढ लिया था। कुछ ही समय बाद घर के डाओइस्ट्स को पता चला कि ये नया माना हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में छुपी टेक्निक्स को एक्चुअली पावर कर सकता है, और उस डिस्कवरी ने ब्लू स्टार के लगभग भुला दिए गए कल्टीवेशन के पुराने पाथ को फिर से जगा दिया। तो जब आखिरकार मेरी होमलैंड ने 1 मिलियन कल्टीवेटर्स को गेट के थ्रू उस दूसरी दुनिया में मार्च कराया, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शुरू से लेकर आखिर तक हम बस खुद को बचाना चाहते थे। 3 साल इतना लंबा वक्त होता है कि मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी इंसान भी उस दुनिया की ब्रूटैलिटी का नम हो गया, और उसमें से कुछ भी मुझे उस दिन के लिए तैयार नहीं कर पाया जब मुझे वापस अपनी मिजरेबल रियलिटी में घसीटा गया। लिनफैन, तेरा सिटी टैक्स कल ड्यू है, और अगर इस बार पे नहीं किया तो हम तुझे दीवारों के बाहर फेंक देंगे ताकि गूल्स तुझे खा जाएं। वो भी मैं ही था, आज से 3 साल पहले, जब मुझे डिवाइन रेल्म नाम की जगह में गिराया गया था, बिल्कुल नीचे से शुरुआत करते हुए एक साधारण ट्रैवलिंग मर्चेंट की तरह, ऐसी दुनिया में जहां मैजिक खुद मर रहा था, मिट्टी बंजर थी, और हर स्ट्रेच ऑफ विल्डरनेस में मॉन्स्टर्स घूमते थे। अगर मैं अपनी ब्लैक ब्रेड नहीं बेच पाता और टैक्स के लिए पैसे नहीं जुटा पाता, तो दीवारों के बाहर फेंका जाना बिना किसी सवाल के पक्की मौत थी। अरे वॉइड टेलीपोर्टर, आज तेरी ब्लैक ब्रेड नहीं बिक रही क्या? उनमें से एक ने ताना मारा, और दूसरा हंसते हुए बोला, जा फिर ट्राई कर अपना वो छोटा सा टेलीपोर्ट ट्रिक, शायद इस बार तू अपना खोया हुआ सामान वापस ले आए। मैंने ये मजाक इतनी बार सुना था कि अब मुश्किल से ही रिएक्ट करता था। 1 साल पहले मैंने एक मर्चेंट टैलेंट अवेकन किया था जिसका नाम था मटीरियल टेलीपोर्टेशन, और शुरू में मुझे लगा ये मेरा सर्वाइवल का टिकट बन जाएगा, पर मैं जो भी उसमें डालता वो बस वैनिश हो जाता, पूरी तरह गायब। मैंने अपना एक एक कॉइन उसे समझने में झोंक दिया और कुछ हाथ नहीं लगा, यहाँ तक कि मैं अपना लॉजिंग फी तक अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक किसी ने सांस रोककर कहा, वो, और दूसरी आवाज ने ऑन में जवाब दिया, ये तो गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड वॉर हैं, लेडी सन में येशंतार। वो भीड़ के सामने उतरी और उनकी आवाज पूरे स्क्वायर में गूंज गई, डिवाइन रेल्म के बच्चों, हमारी दुनिया विदरिंग है, पर डिस्पेयर मत करो। गॉड्स को तुम्हारे लिए नई उम्मीद मिल गई है, एक रिच और अबंडेंट प्रॉमिस्ड लैंड जो क्लेम होने का इंतजार कर रही है। बस 10 साल वेट करो, जब वक्त आएगा हम तुम्हें एक ग्रेट एक्सपेडिशन पर लेकर चलेंगे, और वहां की हर लिविंग थिंग तुम्हारी स्लेव बन जाएगी। भीड़ एक्सपेडिशन एक्सपेडिशन चिल्लाने लगी, पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि गॉड्स जो भी ग्रैंड प्रॉमिस कर रहे थे, मेरे जैसे एक एंट के लिए उसका कोई मतलब नहीं था। और फिर मुझे एहसास हुआ, वो प्रॉमिस्ड लैंड जिसे वो कॉन्कर करना चाहते थे, वो ब्लू स्टार था, वो मेरा घर था। मेरे अंदर प्योर फ्यूरी की एक लहर दौड़ गई, पर वो लगभग तुरंत डिस्पेयर में डूब गई, क्योंकि एक भूखे नोबडी को गॉड्स की विल रोकने का क्या हक था। पर उसी रेज और हेल्पलेसनेस के टकराव में मुझे अचानक वो दिखे, मेरे माइंड की गहराई में काउंटलेस फेंट पॉइंट्स ऑफ लाइट टिमटिमाते हुए, और मुझे झटके से एहसास हुआ कि ये वो हर आइटम था जिसे मैंने पिछले 1 साल में टेलीपोर्ट करने की कोशिश की थी और फेल हुआ था। मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, पहली बार सही से सेंस किया, और पाया कि वो सब अर्थ पर लैंड हुए थे। मैं भागकर अपनी क्रम्बलिंग शैक में वापस गया, टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा पीछे से बंद किया, और अपना पूरा फोकस अपने माइंड में झोंक दिया। वो पॉइंट्स ऑफ लाइट बीकन्स की तरह पल्स कर रहे थे, मेरी होमलैंड के हर कोने में फैले हुए, और मैंने उस एक पर लॉक किया जो कभी मेरी सबसे वैल्यूएबल पोजीशन था, रिट्रीव, और वो एक्चुअली काम कर गया। मैंने क्ले जार को उल्टा किया, कुछ भी एक्सपेक्ट करते हुए, और उसमें से बस साधारण मिट्टी बहने लगी। मैंने थोड़ी सी उंगलियों में ली और नाक के पास लाई, और मेरा पूरा शरीर जम गया, क्योंकि ये डिवाइन रेल्म की मिट्टी की सड़ी हुई करप्टेड बदबू नहीं थी, ये बारिश के बाद मेरी होमलैंड की खुशबू थी। मेरा टैलेंट कभी फेल नहीं हुआ था, एक बार भी नहीं। अगर ये एक जार मिट्टी वापस ला सकता था तो बहुत कुछ और भी ला सकता था। मेरे दिमाग में एक वाइल्ड आइडिया बनने लगा। इस दुनिया की जमीन मर चुकी थी और यहाँ के लोग भूखे थे। यहाँ एक थैला फ्लावर एक स्लेव खरीद सकता था, जबकि घर पर खाना कोई सोचता भी नहीं था। मैं अब भी वही एंट था जो हमेशा था, पर अब वो एंट दो पूरी दुनियाओं के बीच की दीवार को काट सकता था। अकेला मैं कुछ नहीं बदल सकता था, पर मैं सच में अकेला नहीं था, क्योंकि मेरी होमलैंड मेरे पीछे खड़ी थी। मैं इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्पेल बुक्स, हथियार, सब कुछ वापस भेज सकता था। 10 साल मेरे देश को गॉड्स के खिलाफ लड़ने का रास्ता ढूंढने के लिए काफी होने चाहिए थे, पर उससे पहले मुझे पहले खुद जिंदा रहना था। वो जार मिट्टी की भी ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का लॉजिंग फी ही कवर करती, तो अगर मुझे जिंदा रहना था मुझे ब्लू स्टार से हेल्प मांगनी थी, और मुझे पता था कि अगर मैं सीधा किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में टेलीपोर्ट करता तो वो मुझे एक थ्रेट की तरह ट्रीट करते, और जो भी मैं भेजता उसे डिस्ट्रॉय कर देते। एक ही ऑप्शन बचा था, मैंने अपने
अपने बिस्तर के नीचे से एक सूखी वेदर्ड पाउच निकाली जो स्टोन बेली पिग लेदर से बनी थी। ग्रे वेल स्पाइन पेपर की एक शीट और चारकोल की एक स्टिक ढूंढी और जितनी तेजी से हो सके लिखना शुरू कर दिया। हर लाइन 2 बार चेक करने के बाद मैंने लेटर को पाउच में फोल्ड किया, अपनी हर स्पिरिचुअल पावर जमा की और उसे ब्लू स्टार के कोऑर्डिनेट्स की तरफ भेज दिया। 3 दिन, बस इतना ही बचा था मेरे पास। 3 दिन, और मुझे बस बिलीव करना था कि ये काम करेगा। उधर ब्लू स्टार पर एक ऑर्डिनरी से नेबरहुड में मेरी माँ घर आई और मेरी फोटोग्राफ को खाली नजरों से देखती रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मेरे गायब होने के 3 साल से हर दिन करती आई थी। इस दौरान उसने खुद ऑनलाइन ट्रैकिंग की हर ट्रिक सीख ली थी और साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पर सर्च करने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करने में फैमिली की ज्यादातर सेविंग्स जला दी थी और उसे वापस बस 4 ठंडे शब्द मिले थे, मिसिंग पर्सन। फिर अचानक वो सीधी बैठ गई क्योंकि कॉफी टेबल के बीचों बीच एक डार्क वेदर्ड पाउच पड़ी थी जो सुबह वहां नहीं थी। उसने घर से निकलने से पहले वो टेबल साफ किया था। ये पॉसिबल कैसे था? उसके हाथ कांपते हुए आगे बढ़े और उसे छुआ और सिर्फ टेक्सचर ने उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ा दी। डर ऊपर तक चढ़ गया जब तक कि एक विचार ने उसे आगे बढ़ने का हौसला नहीं दिया। उसने कांपती उंगलियों से गांठ खोली और उसे खोला। अंदर एक नीटली फोल्डेड रफ पेपर की शीट मिली और जैसे ही उसने हैंडराइटिंग पहचानी उसका पूरा शरीर रिजिड हो गया। मॉम, ये मैं हूँ लिन फैन, मैं मरा नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर गया था, लेटर में लिखा था। और उसे तुरंत पता चल गया कि ये उसके बेटे की हैंडराइटिंग है। मैं अब मैजिक और गॉड्स वाली एक दुनिया में हूँ और यहाँ के गॉड्स 10 साल में ब्लू स्टार पर इन्वेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने एक टैलेंट अवेकन किया है जो मुझे आइटम्स टेलीपोर्ट करने देता है, पर हर बार मैं सिर्फ 500 ग्रेन्स भेज सकता हूँ और सिर्फ हर 3 दिन में एक बार। मॉम, यही हमारी इकलौती उम्मीद है। प्लीज इस पाउच को फ्लावर से भर देना और याद रखना टोटल वेट 500 ग्रेन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 72 घंटों में मैं इसे वापस टेलीपोर्ट कर दूंगा। प्लीज मुझ पर बिलीव करो मॉम, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया, जैसे कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया हो, और फिर सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। टाइम ट्रैवल, मैजिक, अर्थ पर इन्वेजन, ये सब उसे पूरी तरह नॉनसेंस लगा। उसे लगा ये जरूर किडनैपर्स हैं जो अपने ट्रैक्स कवर कर रहे हैं, डिटेक्शन से बचने के लिए कोई कोड यूज कर रहे हैं, क्योंकि पैसे क्यों रिफ्यूज करेंगे और उसकी जगह फ्लावर क्यों मांगेंगे। वो किचन वाला फ्लावर नहीं था, उसे पूरा यकीन था। वो व्हाइट पाउडर ड्रग्स के लिए एक कोड था और वो उसे उसमें घसीटना चाहते थे, उसे एक अकॉम्प्लिस बनाना चाहते थे। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, ये 110 है, मुझे एक क्राइम रिपोर्ट करनी है। हेलो मैम, क्या इमरजेंसी है? ऑफिसर ने पूछा। मुझे अभी अपने बेटे की तरफ से एक लेटर मिला है जो 3 साल से मिसिंग है और ये एक रैंसम नोट है। किडनैपर्स पैसे नहीं चाहते, वो कॉन्ट्राबैंड चाहते हैं। किडनैपिंग केस? शांत रहिए, हम अभी आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद 2 ऑफिसर्स उसके दरवाजे पर आए। हेलो मिस लिन, हम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हैं, उनमें से एक ने कहा, और अंदर आते ही उसने अपना पूरा शक बता दिया, सीधा टेबल पर रखी पाउच की तरफ इशारा करते हुए। ये है वो। ऑफिसर जांग वे ने पहले उसे ध्यान से देखा, फिर व्हाइट ग्लव्स पहनने के बाद उसे एविडेंस की तरह उठाया। उसकी अजीब अननेचुरल टेक्सचर, उसकी सतह पर बने ऑड पैटर्न्स और पास आते ही उठती एक अजीब सी स्मेल को नोटिस करते हुए जिसे वो पहचान नहीं पाया। जिसने भी ये किया है डिटेक्शन से बचने के लिए अपना खुद का पेपर बनाने तक की मेहनत की है, उसने कहा। मिसेस लिन, चिंता मत कीजिए, हम इसे पूरे एनालिसिस के लिए स्टेशन ले जा रहे हैं। कुछ भी मिलते ही हम आपको अपडेट करेंगे। वापस लैब में उसने अपने कोलेग की तरफ देखा। ओल्ड वॉन्ग, एक फेवर करो, इस फैब्रिक को रन करो, देखो कोई लीड मिलती है क्या। क्रिमिनल्स हर साल ज्यादा क्रिएटिव होते जा रहे हैं। ओल्ड वैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के पाउच से एक छोटा सा सैंपल काटा और उसे होल जीनोम सीक्वेंसर में डाल दिया, पर आधे घंटे बाद उसके चेहरे की काम एक्सप्रेशन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जांगवे, इधर आओ, उसने पुकारा। मैंने ये मटेरियल सिस्टम में रन किया ये पता लगाने के लिए कि ये बना किससे है और डेटाबेस में एक भी मैच नहीं मिल रहा। ये फाइबर स्ट्रक्चर हमारे रिकॉर्ड पर मौजूद किसी भी चीज से मैच नहीं करता। और बैग का क्या? जांगवे ने पूछा। वो और भी अजीब है, ओल्ड वॉन्ग ने कहा। हमने उसमें से डीएनए निकाला ये सोचकर कि ये पिग मेम्ब्रेन है, पर सीक्वेंस पिग से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। एनिमल नहीं तो फिर ह्यूमन, वो भी नहीं। तो हमने इसे प्लैनेट की हर सीक्वेंस्ड स्पीशीज के अगेंस्ट रन किया, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, यहाँ तक कि इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स भी, और कुछ भी मैच नहीं हुआ, एक भी नहीं। सीधा बताओ, ये चीज असल में आई कहां से है? ओल्ड वॉन्ग ने ऊपर देखा, उसकी आवाज धीमी हो गई। ये डीएनए ब्लू स्टार की किसी भी नोन क्रिएचर का नहीं है, एक का भी नहीं। और उस वॉइड के पार कहीं मैं बस यही सोचता रह गया बार बार कि मैं एक दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर गया हूँ, मैजिक और गॉड्स वाली एक दुनिया, जहाँ खुद गॉड्स 10 साल की काउंटिंग कर रहे हैं मेरे घर पर इन्वेड करने के लिए। और वापस अर्थ पर उस इम्पॉसिबल रिजल्ट को घूरते हुए बस एक ही सवाल हवा में लटका रह गया कि क्या ये सब सच भी हो सकता है? जांग वे ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो, ये म्युनिसिपल ब्यूरो की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेशन से जांग वे बोल रहा हूँ। मुझे अभी आपके कैप्टन ली से बात करनी है। मेरे पास एक ऐसा केस है जो बेहद अनयूजुअल है, शायद इसे सीधा प्रोविंशियल ब्यूरो तक ले जाना पड़े, शायद उससे भी ऊपर। उसकी रिपोर्ट ने अलार्म बेल्स तुरंत बजा दिए और चेन ऑफ कमांड की
एक एक लेयर पार करते हुए वो टॉप सीक्रेट फाइल आखिरकार स्टेट सिक्योरिटी के मिनिस्टर वांग चेन के हाथों में जा पहुंची। ट्रिपल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर, डिवाइन रियलम में ट्रैवल, 10 साल में ब्लू स्टार पर इन्वेजन। क्या ये एनिमी सच में किसी दूसरी दुनिया से आ रहा था? उन देखने में पागलपन जैसी लगने वाली लाइंस को नॉन अर्थ डीएनए आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट के साथ पढ़ना उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ाने के लिए काफी था और उसने बिना रुके फोन उठा लिया। ओल्ड चेन, मैं हूं वांग चेन। मिनिस्टर वांग, इस वक्त कॉल करने की क्या वजह हो सकती है? कोई और ट्रबलसम इंसिडेंट? अब तक की सबसे ट्रबलसम चीज, मुझे कुछ चाहिए जिसे आप खुद वेरीफाई करें। अपनी फैसिलिटी के हाईएस्ट प्रिसीजन इक्विपमेंट से मुझे सबसे कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग और एलिमेंटल कॉम्पोजिशन एनालिसिस चाहिए जो आप रन कर सकते हैं। ऐसा क्या है जिसने स्टेट सिक्योरिटी को इतना रैटल्ड कर दिया है? एक बायोलॉजिकल सैंपल जो शायद अर्थ का है ही नहीं। एड्रेस भेजिए, मैं खुद टीम लेकर आता हूँ। जरूरत नहीं, मैं इसे खुद पहुंचाऊंगा। वांग चेन वो सील्ड केस अपने हाथों से लेकर चेन हाइपिंग के पास पहुंचा और चेक पॉइंट दर चेक पॉइंट और एक पूरे डीकंटामिनेशन कॉरिडोर से गुजरने के बाद आखिरकार वो दोनों P4 बायोसेफ्टी लैब में दाखिल हुए। चेन हैपिंग ने डबल ग्लव्स पहने और खुद इक्विपमेंट ऑपरेट किया। एक हाई प्रिसीजन रोबोटिक आर्म से उस लेदर पाउच से लगभग इनविजिबल सा सैंपल काट लिया। वो सैंपल इंस्ट्रूमेंट दर इंस्ट्रूमेंट दौड़ाया गया। होल जीनोम सीक्वेंसर चालू हो गया और मास स्पेक्ट्रोमीटर का लेजर उस मटेरियल पर आगे पीछे घूमने लगा। वांग चेन ऑब्जर्वेशन विंडो पर चुपचाप खड़ा देखता रहा। वो डेटा की स्ट्रीम्स तो पढ़ नहीं पाता था, पर लोगों को पढ़ना उसे अच्छे से आता था। और जैसे जैसे एनालिसिस गहरा होता गया, उसने रूम के टॉप बायोलॉजिस्ट्स को फोकस्ड क्यूरियोसिटी से कंफ्यूजन में, फिर आउटराइट शॉक में बदलते देखा। यहाँ तक कि वो स्क्रीन को घूरते हुए जम गए, मुंह हल्के से खुले हुए, जैसे सांस लेना ही भूल गए हों। चेन हैपिंग तेजी से मेन कंसोल तक गया और खुद रॉ डेटा निकाली। उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ती रहीं, माथे पर पसीना चमकने लगा, जब तक कि आखिर में वो रुक गया। धीरे से सिर उठाया और प्रोटेक्टिव ग्लास के पार वांग चेन को देखा। उसके चेहरे पर एक्सटेसी, शॉक और कुछ ड्रेड जैसा मिला जुला एक्सप्रेशन था। मिनिस्टर वांग, आपको ये खुद आकर देखना चाहिए। वांग चेन दरवाजा धकेलकर अंदर गया और सेंट्रल स्क्रीन पर चमकते स्ट्रक्चरल डायग्राम की तरफ देखा, जहां 3 मॉलिक्यूलर स्ट्रैंड्स एक दूसरे के अराउंड ऐसे कॉइल करके घूमे हुए थे जो पहले किसी ने नहीं देखा था। ये इसका डीएनए मॉडल है, चेन हैपिंग ने कहा। स्टेबल, नेचुरल, एक परफेक्ट ट्रिपल हेलिक्स। ब्लू स्टार की हर लाइफ फॉर्म डबल हेलिक्स पर बनी है, ये ट्रिपल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लाइफ के सबसे फंडामेंटल कोड से ही ये कभी हमारे सिस्टम का हिस्सा था ही नहीं। और ये? वांग चेन ने एक और रीडआउट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अननोन एलिमेंट्स। हमने सैंपल से कम 3 बिल्कुल नए स्टेबल एलिमेंट्स आइसोलेट किए हैं। इनमें से एक भी पीरियोडिक टेबल पर मौजूद नहीं है। उन शब्दों ने वांग चेन को किसी हथौड़े की तरह मारा और उस लेटर की सारी बातें बेकाबू होकर उसके दिमाग में वापस दौड़ गईं। लाइफ का अलग कोड, फिजिक्स के अलग लॉज। ओल्ड चेन, सबसे डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करो अभी और उसे हाईएस्ट लेवल एन्क्रिप्टेड चैनल से मुझे भेजो। आज इस बिल्डिंग में जो कुछ भी हुआ है, हर डेटा, हर इंसान जो इन्वॉल्व्ड है, वो देश के हाईएस्ट लेवल ऑफ सीक्रेसी पर क्लासिफाइड है। जब तक मेरे डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं मिलते, कोई भी इस बिल्डिंग से एक कदम भी बाहर नहीं जाएगा। फिर वो पलटा और बोला, ये वांग चेन बोल रहा हूँ, मुझे तुरंत लाइन 1 से कनेक्ट करो। ये एक इमरजेंसी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी लेवल। फिर से कहता हूँ, हाईएस्ट प्रायोरिटी लेवल। उसने खिड़की से बाहर उस सिटी को देखा जो अब भी रोशनी से जगमगा रही थी। सड़क पर चलते पेडेस्ट्रियंस को, सबवे एंट्रेंसेस से बाहर उमड़ती भीड़ को, जल्दी में बगल से गुजरते डिलीवरी राइडर्स को। हर कोई अपनी उसी कंफर्टेबल रूटीन में जी रहा था जिसे वो हमेशा से जानते थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस सब कुछ को उलट देने वाला एक थ्रेट चुपचाप पहले ही आ पहुंचा था। कुछ ही देर बाद चाइना के हर मेजर डिपार्टमेंट का टॉप ऑफिशियल एक विशाल ओवल महोगनी कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों तरफ इकट्ठा था और किसी के चेहरे पर नींद का एक निशान तक नहीं था, सिर्फ आती हुई स्टॉर्म का भारीपन था। एकेडमिशियन चेन हाइपिंग जायंट डिस्प्ले के बगल में खड़ा हुआ पूरे रूम को एनालिसिस के हर रिजल्ट से गुजारता रहा और खत्म करने के बाद वांग चेन एक ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ उठा और आगे आया। अब तक जो कुछ भी हमें पता है उसके आधार पर, पहला, एक दूसरी दुनिया के होने की बात लगभग कंफर्म हो चुकी है। दूसरा, वो दुनिया मैजिक नाम के एक पावर सिस्टम पर चलती है और उसकी फाउंडेशन शायद फिजिक्स के बिल्कुल नए लॉज पर टिकी है। तीसरा, उस दुनिया की सिविलाइजेशन डिक्लाइन में है और 10 साल में वो ब्लू स्टार को अपने इन्वेजन का इकलौता टारगेट बना लेगी। चौथा, हमारा नागरिक लिन फैन इस वक्त हमारा इंटेलिजेंस का इकलौता सोर्स और हमारा इकलौता पॉसिबल टर्निंग पॉइंट है। पांचवा, लिन फैन की एड सप्लाईज के अगले रिट्रीवल विंडो तक हमारे पास 12 घंटे से भी कम वक्त बचा है। किसी ने पूछा, क्या हम लेटर में बताए गए 2-वे टेलीपोर्टेशन को अभी वेरीफाई कर सकते हैं? ये हमारा बेस्ट चांस है ये कंफर्म करने का कि उसकी एबिलिटी सच में रियल है और कॉमरेड लिन फैन से असली कॉन्टैक्ट बनाने का हमारा इकलौता मौका। ठीक उसी पल ड्रैगन एकेडमी ऑफ साइंसेज की रिस्ट्रिक्टेड स्पिरिट रिसर्च लैब के अंदर दूसरी दुनिया वाली वो पाउच एक क्वार्ट्ज वैक्यूम डोम के नीचे
नीचे सील होकर पड़ी थी। उसका लाइव फीड सीधा कोर कॉन्फ्रेंस रूम की मैसिव स्क्रीन पर चल रहा था और उस रूम में बचा इकलौता साउंड वहां लगी दीवार घड़ी की टिक टिक थी। जैसे ही सेकंड हैंड ने एग्री टाइम का आखिरी मार्क पार किया, फ्लोर और होप से भरा वो बैग हवा में गायब हो गया और उसी पल हर एक सेंसर रीडिंग 0 पर आ गिरी। पूरे रूम में तेज गास्प्स गूंज उठी। दूसरी दुनिया सच थी, डिमेंशनल पैसेज सच था और इसका मतलब था कि थ्रेड भी सच था। हम अपनी सिविलाइजेशन की फेट किसी एनिमी की दया पर नहीं छोड़ सकते, किसी ने कहा। कमेड लिन फैन वो अकेला ब्लेड है जो हमने एनिमी टेरिटरी में उतारा है, हमारी इकलौती आंखें, वहां हमारा इकलौता हाथ। इसी वक्त से हम अदर वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक कमांड बना रहे हैं और चाहे कुछ भी हो, हम कॉमरेड लिन फैन को सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पूरे रूम में फाइनल डिसीजन गूंज उठा। वांग चेन कमांडर इन चीफ के तौर पर काम करेगा, देश के टॉप एक्सपर्ट्स को मोबिलाइज करेगा और हर रेलेवेंट डिपार्टमेंट से हर रिसोर्स इकट्ठा करेगा। और उसका मिशन सिर्फ एक था, अगले 10 सालों में पूरे देश की ताकत जुटाकर उसे उस पतली नाजुक चैनल से गुजार दे जो हर 3 दिन में एक बार खुलती है और जिसकी हार्ड लिमिट सिर्फ 500 ग्रेन्स है, और उसका इस्तेमाल करके अपने इकलौते वंगार्ड को हथियारबंद करे जो एक दूसरी दुनिया में फंसा हुआ है। वापस उस दूसरी दुनिया में मुझे याद भी नहीं था कि आखिरी बार ठीक से खाना खाए कितने दिन हो चुके थे। भूख मेरे अंदर किसी इनविजिबल मुट्ठी की तरह जकड़ी हुई थी और हर सेकंड ऐसे खींच रहा था जैसे कोई ब्लेड धीरे धीरे कच्ची नर्व्स पर खींची जा रही हो। तभी कैप्टन बार्टन मुझे ढूंढते हुए आया। लिन फैन, तेरा वो जार ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का लॉजिंग कवर करता है और आज को गिनते हुए तेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर उसके बाद फी कवर नहीं हुई तो तुझे पता ही है ब्लैकस्टोन सिटी में चीजें कैसे काम करती हैं। होप और डिस्पेयर मेरे अंदर 2 जानवरों की तरह मौत तक लड़ते रहे, पर शुक्र है कि वो पेनफुल 72 घंटों वाला काउंटडाउन आखिरकार 0 पर पहुंच गया। मैंने जल्दी से अपना फोकस जमाया और गहरे उतर गया। लगभग तुरंत पाउच के कोऑर्डिनेट्स पर लॉक किया, पर जैसे ही मुझे वो साफ महसूस हुए, मेरा पेट धक से रह गया। कोऑर्डिनेट्स शिफ्ट क्यों हो गए थे? क्या कुछ हुआ था? क्या मॉम किसी डेंजर में थी या क्या उसने बस बैग खो दिया था? मैंने पैनिक को दबाया और पाउच को खींच लिया। कुछ है इसके अंदर। मुझसे रुका नहीं गया। मैंने ओपनिंग फाड़ दी और एक प्योर क्लीन वीट की खुशबू सीधा मेरी नाक में भर गई। डिवाइन रेल्म के उस धूल और अजीब स्मेल्स में उलझे कोर्स ग्रेन की गंध जैसा कुछ भी नहीं। ये घर की वो पहचानी हुई खुशबू थी और वो फ्लावर जो मैं इमेजिन कर सकता था उससे कहीं ज्यादा बेहतर थी। मॉम ने जरूर हर एक शब्द सीरियसली लिया होगा। वो जरूर दूर तक जाकर सबसे बेहतरीन फ्लावर ढूंढ कर लाई होगी। पर जैसे ही मैंने अंदर हाथ डालकर छुआ, बीच में मेरा हाथ किसी बिल्कुल अलग टेक्सचर से टकराया। पेपर की एक शीट, अविश्वसनीय रूप से पतली और हल्की, फिर भी अजीब तरह से टफ। ऊपर नीट ब्लॉक कैरेक्टर्स में साफ छपा हुआ एक लाइन, कॉमरेड लिन फैन, चाइना बिलीव्स इन यू। जैसे ही मैंने कॉमरेड शब्द देखा, सब कुछ अपनी जगह पर बैठ गया। मॉम ने सिर्फ मुझ पर बिलीव नहीं किया था, उसने अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया था और गवर्नमेंट ने भी दूसरी दुनिया में फंसे किसी इंसान पर बिलीव करने का फैसला किया था। 3 साल की भूख, 3 साल का अकेले डिस्पेयर में स्ट्रगल, और उस एक पल में मुझे आखिरकार वो जगह मिली जहां मैं सब कुछ निकाल सकता था। हर ग्रीवेंस, हर बिटरनेस, हर बूंद हेल्पलेसनेस मेरी आंखों के पीछे एक गर्म रेले में बदल गई। मैंने उस पतली सी पेपर स्लिप को ऐसे पकड़ा जैसे पूरी दुनिया थाम रखी हो, क्योंकि मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मैं कोई खोया भटका हुआ भूत नहीं रह गया था। मेरे पीछे एक ग्रेट होमलैंड खड़ी थी। शांत होने के बाद मैं तेजी से हिला, अपने अगले स्टेप सोचते हुए। मैंने ज्यादातर फ्लावर वापस पाउच में पैक किया, अपने बिस्तर के नीचे एक पिट खोदकर उसे दबाया और वुडन बोर्ड से सील किया। फिर बचे हुए 1/3 हिस्से को साफ कपड़े में लपेटकर अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिया। वहां से मैं सीधा ब्लैकस्टोन सिटी की शोरगुल भरी सड़कों पर निकल पड़ा, शहर की सबसे बेहतरीन बेकरी की तरफ। गोल्डन व्हीट फ्रेग्रेंस। वहीं रुक जा, एक क्लर्क मुझ पर चिल्लाया। ये गोल्डन व्हीट फ्रेग्रेंस है, क्वालिटी वालों की जगह है, तेरे जैसी गंदगी के लिए नहीं। मैंने उसे एक्नॉलेज तक नहीं किया, बस उसे धकेल कर आगे बढ़ गया और उसकी स्टंट गालियों और आसपास के लोगों की क्यूरियस नजरों के बीच मैंने शांति से वो कपड़े में लिपटा बंडल काउंटर पर रखा और पूरी शॉप के सामने उसे खोल दिया। जैसे ही वो प्योर स्पॉटलेस व्हाइट फ्लावर नजर आया, पूरी बेकरी जैसे फ्रीज हो गई। ये शोर किस बात का है? मेरी शॉप में किसकी हिम्मत हुई सीन करने की? ऑनर ग्रेल चिल्लाया, किसी फटेहाल भिखारी को भगाने के मूड में। पर अगले ही पल उसकी नजर काउंटर पर रखे उस चमकते सफेद ढेर पर पड़ी और उसका गुस्सा वहीं थम गया। वो चलकर पास आया, उस पाउडर को गौर से देखता रहा। इतना सफेद फ्लावर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कम से कम उसने कभी सुना नहीं था। ध्यान से उसने अपना मोटा सा हाथ बढ़ाकर थोड़ा सा उठाया, जैसे कोई ट्रेजर संभाल रहा हो, महसूस करते हुए कि वो कितना फाइन, कितना स्मूथ, कितना इम्पॉसिबली लाइट था। एक भी इम्प्योरिटी नहीं। फिर भी ग्रेले ने अंदर उमड़ती एक्साइटमेंट को दबाकर एक बोर्ड सा फेस बना लिया। ठीक ठाक है, मान लेता हूँ, हालांकि है बहुत कम। मैं जेनरस बन जाता हूँ। 60 कॉपर कॉइन्स और मैं पूरा ले लूंगा। आसपास खड़े कस्टमर्स में एक गास्प दौड़ गई। 60 कॉपर कॉइन्स से एक फैमिली 3 लोगों का ब्लैक ब्रेड एक पूरे हफ्ते तक खा सकती थी। मैं उसका ये छोटा सा परफॉर्मेंस बिना कुछ बोले देखता रहा, फिर चुपचाप वो फ्लावर वापस अपने बैग में भरने लगा। जैसे ही उसने ये देखा, ग्रेले के सीने में कुछ हिल गया। अरे रुक रुक छोटे भाई, बात कर लेते हैं। अगर प्राइस सही नहीं लग रहा
रहा तो फिर से नेगोशिएट कर लेते हैं। एक सिल्वर कॉइन या फिर 100 कॉपर। ये तो लूट है, मैंने फ्लैट आवाज में कहा। 100 कॉपर से मार्केट में सबसे सस्ता कैट फोक स्लेव मिल जाता है। मैं बस चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुक। अगर ये फ्लावर ब्रेड में बेक होकर नोबिलिटी को बेचा जाए तो प्रॉफिट तुम सोच भी नहीं सकते कितना होगा। ठीक है, ये लो 100 कॉपर। मैंने एक बार गिनकर चेक किया कि सही है। कॉइन पाउच उठाई और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। वो छोटी सी फॉर्चून लेकर मैं अपनी टूटी हुई शैक में वापस नहीं गया। मैं सीधा मार्केट पेट्रोल स्टेशन गया और जब आखिरकार मैं वापस बाहर निकला, मैंने एक लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि उस दिन से मैं कम से कम फिलहाल के लिए ब्लैकस्टोन सिटी की दीवारों के अंदर सेफ था और अब काउंटर अटैक प्लान करने का वक्त था। ये मैंने बनाया है। बॉस, अंदर तुम आखिर पका क्या रहे हो? ये मुझे थका के मार देगा, ग्रेले बड़बड़ाया, अपने दरवाजे के बाहर पहले से घनी होती भीड़ को देखते हुए, दिल जोर से धड़कते हुए। वो एंट्रेंस पर ब्रेड की एक ट्रे लेकर आया और एक लोफ सिर के ऊपर उठाया। ताजा बेक्ड होप व्हाइट ब्रेड, सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स से बना, मेरे अपने हाथों से क्राफ्ट किया गया, बेहद लिमिटेड। आज सिर्फ 10 अवेलेबल हैं। एक कितने की? किसी ने चिल्लाकर पूछा। एक होप व्हाइट ब्रेड लोफ, 30 कॉपर कॉइंस। 30 कॉपर? इतने में तो मुझे एक पूरे महीने के लिए घर मिल जाए। इतना महंगा? हटो हटो, सब हट जाओ। मैं 3 लूंगा, बाकी रख लो। ग्रेले ने जितनी डिग्निटी मैनेज कर सकता था उतनी के साथ 3 लोव्स सौंपने की कोशिश की। पहले अपनी हथेली में चमकते 3 सिल्वर कॉइंस को देखा, फिर बचे 7 लोव्स को ऐसे देखा जैसे वो कोई आर्ट वर्क हो, और अंदर ही अंदर वो प्योर एक्सटेसी में डूब रहा था। उसकी किस्मत खुल गई थी। इस बीच शहर के दूसरे कोने में एक ग्रैंड एस्टेट में विस्काउंट डुबोआ अपनी रिचली अपहोल्स्टर्ड चेयर में पीछे झुककर बैठा था। बेपरवाही से उस लोफ को उठा रहा था जो एक सर्वेंट उसके लिए लाया था। आपकी पेस्ट्रीज मेरे लॉर्ड, सर्वेंट ने कहा। जैसे ही ब्रेड उसकी जीभ से छुई, विस्काउंट रिजिड हो गया। ये दुनिया आखिर इतना डिलिशियस कुछ कंटेन कैसे कर सकती थी? क्या यही हेवन का टेस्ट था? अगले ही पल उसकी सारी नोबल कंपोजर और डिग्निटी पूरी तरह कोलैप्स हो गई और वो ब्रेड पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई भूखा इंसान हो। बार बार अपने मुंह में ठूंसता रहा और कुछ ही पलों में तीनों लोव्स खत्म हो गए। जैसे जैसे प्योर ब्लिस की वो लहर धीरे धीरे उतरी, उसका दिमाग आखिरकार फिर से काम करने लगा। अगर मैं अगले महीने के नोबल बैंक्वेट में ऐसी ब्रेड सर्व कर सकूं, उसने सोचा, तो वहां मौजूद हर गेस्ट शॉक्ड, एनवियस होगा और मुझसे पूछता रहेगा कि ये कहां से लाया। मुझे अभी उस बेकरी ले चलो, उसने आदेश दिया। मुझे उनके पास जितनी भी लोव्स हैं सब खरीदनी है। पर मेरे लॉर्ड, शॉप में शुरू से ही सिर्फ 10 थी। सिर्फ 10? कैरेज अभी तैयार करो, मैं खुद देखना चाहता हूँ ये शेमलेस अपस्टार्ट आखिर है कौन। जब वाइसकाउंट पहुंचा, ग्रेले नीचे झुककर बो किया। आपकी लॉर्डशिप, आपकी उपस्थिति मेरी छोटी सी शॉप के लिए शब्दों से परे ऑनर है। फ्लैटरी बंद करो। वो व्हाइट ब्रेड कितनी बची है? मुझे सब चाहिए। मेरे लॉर्ड, आज के लिए सब बिक चुका है। तू मोटे सुअर, वाइसकाउंट चिल्लाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कैसे मैनेज करता है, पर कल तक तुझे वही ब्रेड मेरे लिए रेडी रखनी होगी। फेल हुआ तो मैं खुद तुझे दीवारों के बाहर फेंक कर गूल्स को खिला दूंगा। मैं खत्म हो गया। वाइसकाउंट के जाने के बाद ग्रेले बड़बड़ाया। मैं पूरी तरह खत्म हो गया। वो भागते हुए मुझे ढूंढने आया। ब्रदर लिनफैन, प्लीज, मैं भीख मांग रहा हूँ, मुझे बचा लो। विस्काउंट डुबोआ को कल 10 और लोव्स चाहिए, वरना वो मुझे दीवारों के बाहर फेंककर गूल्स को खिला देगा। तो मैंने पूछा, ब्रदर लिनफैन, प्लीज मुझे वो स्नो व्हाइट फ्लावर और बेच दो। मैं जो भी प्राइस बोलोगे वो दूंगा। वो फ्लावर मुझे शहर के बाहर खंडहरों में एक्सीडेंटली मिल गया था, मैंने उसे बताया। अब और नहीं है। खत्म? तो फिर मैं मर गया। जब तक कोई और रास्ता ना हो। कैसा रास्ता? शायद मैं और ढूंढ सकूं, पर मेरी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? बताओ। जो भी हो मान लूंगा अगर उससे मेरी जान बच जाए। आज से जो भी लोफ मेरे दिए फ्लावर से बनेगा उसमें से मुझे आधा प्रॉफिट चाहिए। आधा? ये तो फिर भूल जाओ। रुको, मान गया। ये एक मैजिकली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे गॉड ऑफ जस्टिस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विटनेस करेगा। तोड़ा तो तेरी सोल हेल फायर में जलेगी। सिर्फ शब्द कुछ मतलब नहीं रखते, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। एक रोशनी चमकी और कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह सील हो गया। अगले दिन ग्रेले खुद 10 लोव्स लेकर वाइसकाउंट डुबोआ की एस्टेट पहुंचा और टेस्ट करने के बाद विस्काउंट बेहद खुश हुआ। उसे मौके पर 5 सिल्वर कॉइन्स रिवॉर्ड में दिए और घोषणा कर दी कि अब से हर दिन 10 लोव्स ऑर्डर करेगा। मैंने प्राइस बढ़ाकर एक पूरा सिल्वर कॉइन पर लोव करने का सुझाव दिया। साथ ही डेली सेल्स सिर्फ 15 तक कैप कर दी और उस दिन से होप व्हाइट ब्रेड शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। अब सिर्फ खाना नहीं रही, बल्कि ब्लैकस्टोन सिटी के अपर सर्कल्स में फ्लॉन्ट करने की एक स्टेटस सिंबल बन गई। 1 महीने की स्टडी कमाई के बाद मेरे पास 100 से ज्यादा सिल्वर कॉइन्स जमा हो चुके थे, पर इससे मुझे पर्टिकुलरली खुशी नहीं हुई, क्योंकि इस सब के बीच मेरा टेलीपोर्टेशन टैलेंट जरा भी नहीं बढ़ा था। अब भी 500 ग्रेन्स पर कैप्ड, अब भी हर 3 दिन में एक बार लॉक्ड। मुझे साफ समझ आ गया था कि इस दुनिया में पैसा बस एक टूल था। अगर मैं खुद एबिलिटी को अपग्रेड नहीं कर सका तो कितना भी कॉइन मुझे एक एंट बनने से नहीं रोक पाएगा। अगर मुझे इस दूसरी दुनिया वाले गिफ्ट को आगे पुश करना था, मुझे लगा मुझे इस दुनिया के अपने पावर सिस्टम से ही उधार लेना होगा। ये क्या है? मैंने एक मर्चेंट से पूछा। फायरबॉल स्पेल, किसी बदनसीब एडवेंचरर से उतारा गया। 30 सिल्वर, एक कॉपर कम नहीं। 30 सिल्वर लगभग मेरी पूरी हफ्ते की कमाई थी, पर मैंने 1 सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया।
माना क्रिस्टल्स बचे हैं कोई 5 सिल्वर। अपनी जगह वापस आकर मैंने उत्साह से वो फायरबॉल स्क्रोल खोला, पर वो मिस्टीरियस रून्स मुझे चिकन स्क्रैच से ज्यादा कुछ नहीं लगे, और उन्हें घंटों घूरने के बाद मुझे बस एक स्प्लिटिंग हेडेक मिला। मैंने स्क्रोल पर एच्ड सर्किट से माना चैनल करने की कोशिश की और फिर भी कुछ नहीं हुआ। सही भी था, अगर मैजिक इतना आसान होता सीखना तो मेजर्स इस दुनिया के हर सड़क के कोने पर घूम रहे होते। पर मुझे अकेले क्रैक करना जरूरी नहीं था, क्योंकि मेरे पीछे चाइना का पूरा टॉप टियर रिसर्च अपरेटस खड़ा था। मैं उसके बाद कई शॉप्स में गया, कुछ मुश्किल से मिलने वाली बुक्स ढूंढने में भारी खर्च किया, फिर पेपर और चारकोल लेकर बैठ गया और सब कुछ लिख डाला। मुझे हर चीज किस काम की लगती है, मुझे उनसे क्या पता करवाना है। लेटर खत्म होने के बाद मैंने उसे फायरबॉल स्क्रॉल, म्याना क्रिस्टल और तीनों बुक्स के साथ पैक किया, सब उस लेदर पाउच में सील करके। ये मैंने खुद से कहा, 2 पूरी सिविलाइजेशंस के टकराव की चाबियां थीं, और उस पल से काउंटर अटैक का असली ब्यूगल बज चुका था। वापस ब्लू स्टार पर अंडरग्राउंड बेस में बात फैल गई। 1 महीना, 10 टेलीपोर्टेशंस। पता नहीं लिनफान इस बार क्या और भी वैल्यूएबल चीज भेज रहा है। ये आ गया। एकेडमिशियन चेन, शुरू करते हैं। अंडरस्टूड। मैजिक स्क्रोल, माना क्रिस्टल, एनालिसिस अभी रन करो। रिपोर्टिंग, मिनिस्टर वांग। ये क्रिस्टल एक अननोन एनर्जी पार्टिकल रेडिएट कर रहा है, पेनिट्रेशन गैमा रेस से भी स्ट्रॉन्ग। हमने अपने हर नॉन शील्डिंग मटेरियल से टेस्ट किया, यहाँ तक कि 1200 मिलीमीटर मोटी लेड प्लेटिंग से भी, और कोई भी इसे पूरी तरह ब्लॉक नहीं कर पाया। सबसे अजीब बात, एक और रिसर्चर ने जोड़ा, इसकी रेडिएशन एक बेहद लो एनर्जी लेवल पर बैठती है और बायोलॉजिकल टिश्यू पर लगभग कोई आयनाइजिंग इफेक्ट नहीं डालती। ये एक जेंटल लाइट की तरह बिहेव करती है, जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर लगभग लिमिटलेस है। फिलहाल के लिए हम इसे माना पार्टिकल कह रहे हैं। गैमा रेज से स्ट्रॉन्गर पेनिट्रेशन, वो भी बिना किसी रेडिएशन डैमेज के, वांग चेन ने धीरे से कहा। अगर हम इसके पीछे का प्रिंसिपल क्रैक कर लें तो ये एनर्जी या क्वांटम कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन ला सकता है। जनरल, फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि लिनफान को कैसे सपोर्ट किया जाए। स्क्रोल एनालिसिस से क्या निकला? मटेरियल एक अननोन बायोलॉजिकल टिश्यू है, और डीएनए स्ट्रक्चर फिर से ट्रिपल हेलिक्स कंफर्म हुआ है। रन्स में इस्तेमाल हुआ पिगमेंट केमिकली कॉम्प्लेक्स है, और हमें उसमें और अननोन स्टेबल एलिमेंट्स भी मिले हैं। उस हाइड स्क्रॉल को घूरते हुए वांग चेन अपने दिमाग में अगला कदम सोचता रहा। वो मिस्टीरियस रून्स उसे किसी पूरी दुनिया को अनलॉक करने की एक चाबी जैसे लगे। उन सिंबल्स के पीछे की लॉजिक क्रैक करने के लिए लिंग्विस्ट्स चाहिए थे, उन एनर्जीज के बीच के रिलेशनशिप समझने के लिए फिजिसिस्ट्स चाहिए थे, वर्किंग मॉडल्स बनाने के लिए मैथमेटिशियंस चाहिए थे, और साथ में सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। अंडरग्राउंड बेस नंबर 9 अभी रिस्टार्ट करो, उसने आदेश दिया। 12 घंटों के अंदर फुल फंक्शनलिटी वापस लाओ, हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो, मुझे जनरल स्टाफ के 3rd ब्यूरो से कनेक्ट करो, स्पेशल लेवल 1 तक एस्केलेट करो, और अर्जेंटली 50 स्पेशलिस्ट्स रिक्रूट करो। एंशिएंट लिंग्विस्टिक्स, सेमियोटिक्स, थियोरेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मटेरियल्स साइंस, फ्लूइड डायनामिक्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई कवर करते हुए पूरे देश में दरवाजे खुलने लगे। एकेडमिकियनली बाहर 2 कॉमरेड्स आपको पूछ रहे हैं, स्टेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स लिए हुए, इसे टॉप प्रायोरिटी इमरजेंसी बता रहे हैं। प्रोफेसर जो, हमें आपकी मदद चाहिए। चीफ इंजीनियर चेन, गाड़ी में बैठिए, इमरजेंसी असाइनमेंट है। रात के अंधेरे में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स देश भर के शहरों से चुपचाप एक एक करके उड़ान भरने लगे। हर एक की मंजिल एक ही थी, बीजिंग के बाहर पहाड़ियों में छुपी एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी, जो किसी नक्शे पर मौजूद नहीं थी, सिर्फ उसके कोड नेम से जानी जाती थी, स्पार्क। ये दिमाग चाइना की कलेक्टिव इंटेलिजेंस का सबसे बेहतरीन हिस्सा लिए हुए अपने देश की पूरी अटूट विल से खींचे गए थे, और उसी पल मैजिक पर केंद्रित एक अभूतपूर्व साइंटिफिक बैटल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। बेस के अंदर कॉरिडोर्स लैब कोट्स पहने रिसर्चर्स से भरे हुए थे, जो हर दिशा में तेजी से घूम रहे थे, और सूचिंग को कई लेजेंडरी फिगर्स दिखे जिन्हें उसने पहले सिर्फ न्यूज में देखा था। ये जरूर कोई मिस्टेक है, उसने सोचा। इतने सारे नेशनल ट्रेजर लेवल एक्सपर्ट्स के बीच खड़े होकर मेरी छोटी सी रेपुटेशन बस एक मजाक लगती है। तुम सूचिंग हो? एक आवाज ने पूछा। यंग, अच्छा है, मतलब तुम्हारा दिमाग अब भी तेज चलता है। हेलो प्रोफेसर जो, उसने जवाब दिया। प्लेजेंट्रीज का वक्त नहीं है, उसने कहा। तुम्हारा काम है उस ग्रुप से जुड़ना, और जो कुछ उनके सामने है उसे जितनी जल्दी हो सके डिकोड करना। ये बिल्कुल नई लैंग्वेज है, हमारे पास इसकी डिक्शनरी है, हमारे पास इसके हिस्ट्री टेक्स्ट्स हैं, पर हमारे पास इसका एक भी ग्रामर रूल नहीं है। फोक्सी सुपर कंप्यूटर ने रॉ डेटा पहले ही तोड़ दिया है, अब तुम्हारी टीम को ग्रामर खुद रिकंस्ट्रक्ट करनी है। बाद में किसी ने पुकारा, मॉडल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, और एक्साइटमेंट से सुचिंग के गाल लाल हो गए। पर जैसे ही मैसिव स्क्रीन पर पूरा ट्रांसलेशन आया, रूम में गूंज रही चीयर्स धीरे धीरे थम गईं। स्क्रीन पर अजीब टर्म्स भर गए थे, जेनेसिस एरा, टाइटन, बिगिनिंग ऑफ विदरिंग, माना डिप्लेशन। ये किसी देश की रिलीजियस माइथोलॉजी है क्या? किसी ने बड़बड़ाया। ऑनेस्टली किसी गेम के लोर डॉक्यूमेंट जैसा लग रहा है। क्या स्टेट ने सच में एक दूसरी दुनिया की फैंटेसी मिथ नॉवल ट्रांसलेट करने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन खड़ा किया? अच्छा काम है सबका, प्रोफेसर जो ने कहा, पर हमारे सामने एक और मुश्किल टास्क है, हमें इसे भी ट्रांसलेट करना है। रुको, ये एक मैजिक स्क्रोल है। जैसे ही सूचिंग ने वो टाइटल देखा, उसके सिर
की त्वचा में झुनझुनी दौड़ गई। उसने सोचा था कि इससे पहले सब कुछ बस एब्सर्ड मिथोलॉजी है, पर अब उसे एकदम घुटने वाली रियलिटी का एहसास हुआ। क्या मैजिक सच में रियल हो सकता है? क्या एक दूसरी दुनिया सच में रियल हो सकती है? हम मिथ नहीं पढ़ रहे, प्रोफेसर जो ने धीरे से कहा। हम एक असली दूसरी दुनिया पढ़ रहे हैं। चलो काम शुरू करते हैं। उसके कहते ही स्क्रॉल का टेक्स्ट तेजी से ट्रांसलेट हो गया, पर उसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शंस जैसा नहीं लगा। वो कुछ इनकम्प्रिहेसिबल प्रोज पोम्स के जैसा था, साथ में पोएटिक सिलेबल्स का एक पूरा सेट जिसे लिखा तो जा सकता था, पर किसी को नहीं पता था कैसे बोला जाए, कौन सा टोन दिया जाए। और स्क्रॉल की ज्यादातर सतह पर एक बेहद कॉम्प्लेक्स पैटर्न छाया हुआ था जिसने सबको पूरी तरह स्टंप कर दिया। उन अननोन मीनिंग वाले सिंबल्स के सामने पूरा प्रोजेक्ट पहली बार रुक गया, जब तक कि चीफ इंजीनियर चेन नहीं बोला। ये मुझे अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा है, उसने कहा। एक फॉर्मर पावर ग्रिड इंजीनियर होने के नाते उसमें कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चरल डायग्राम्स पढ़ने का एक प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट डेवलप हो चुका था, और लगभग अपनी मर्जी के खिलाफ उसने खुद को इस पैटर्न को अपनी पुरानी थीसिस वाले अल्ट्रा हाई वोल्टेज ग्रिड पावर फ्लो डायग्राम्स के ऊपर मेंटली ओवरले करते पाया। लाइंस, नोड्स, हर चीज जिस दिशा में बहती थी। और फिर बिना किसी वार्निंग के उसके दिमाग में एक वाइल्ड आइडिया फट पड़ा। क्या ये कोई पिक्चर थी ही नहीं? क्या ये एक सर्किट डायग्राम थी? चीफ इंजीनियर सबके सामने खड़ा हुआ और किसी पोजेस्ड इंसान की तरह एक्सप्लेन करने लगा। ये मोटी लाइंस मेन ट्रंक लाइंस हैं, ये लो इंपेडेंस रिप्रेजेंट करती हैं, ये पतली लाइंस ब्रांचेस हैं, हाई इंपेडेंस। वो बड़े नोड्स रनर्स हैं ही नहीं, वो ट्रांसफॉर्मर्स और कैपेसिटर हैं, वोल्टेज को स्टेप अप, स्टेप डाउन और एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसने पावर ग्रिड एनालिसिस की पूरी थ्योरी उस मैजिकल पैटर्न पर मैप कर दी। ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉज को उसमें से किसी वक्त के खिलाफ दौड़ते इंसान की तरह चलाया, और मुट्ठी भर एग्जॉस्टेड एक्सपर्ट्स जो दिनों से सोए नहीं थे उसकी इंटेंसिटी देखकर खिंचते चले गए, उसका एक्सप्रेशन कंफ्यूजन से शॉक में बदलते देखते हुए, जबकि सूचिंग खुद एक टोटल साइलेंट फोकस की स्टेट में डूब गई। कैलकुलेशंस तेज दर तेज होती गईं, और जब आखिरी नोड आखिरकार अपनी जगह पर बैठा, पूरी चीज एक परफेक्ट लूप में बंद हो गई। एनर्जी की हर स्ट्रीम साथ मिलकर एक स्टेबल थ्रेशोल्ड पर एग्जैक्टली आकर टिक गई, एक हिस्सा भी ज्यादा या कम नहीं। ये बंद हो गया, लॉजिक एक्चुअली बंद हो गया। सुचिंग की आंखों में एक ऐसी रोशनी चमकी जो पहले किसी ने उसमें नहीं देखी थी। मुझे लगता है, उसने कहा, हमें इसे माना सर्किट कहना चाहिए। और जिस पल वो फ्रेज उसके मुंह से निकला, मैजिक कोई मिस्टीरियस अनटचेबल फोर्स नहीं रह गया। वो एक ऐसा एनर्जी सिस्टम बन गया जिसे समझा जा सकता था, एनालाइज किया जा सकता था, यहां तक कि रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता था। माना सर्किट क्रैक हो गया है, किसी ने रिपोर्ट किया। इसका मतलब है कि हम जेन्युइनली ब्लू स्टार पर मैजिक अनलीश कर सकते हैं। हमने डॉक्टर सूचिंग की कैलकुलेशंस पूरी तरह रिप्रोड्यूस कर ली हैं, और फुक्सी ने 11 से ज्यादा सिमुलेशन पास चलाकर वही कंक्लूजन कंफर्म किया है। ये मैजिकल पैटर्न अपनी कोर में एनर्जी कंडक्ट, एम्पलीफाई और शेप करने का एक हाईली एफिशिएंट सिस्टम है। क्रिस्टल का क्या कोई प्रोग्रेस? ज्यादा नहीं, जवाब आया। इसकी कॉम्पोजिशन का 99% ऑर्डिनरी क्वार्ट्ज से अलग नहीं पहचाना जा सकता, पर बचा हुआ 1% एक अननोन एलिमेंट है। इसकी इंटरनल लैटिस स्ट्रक्चर अजीब है, लगभग किसी रीइंफोर्स्ड केज जैसी। हमारी वर्किंग थ्योरी है कि माना पार्टिकल्स उस केज के अंदर ट्रैप्ड हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे इसे कैसे खोलें। स्क्रॉल में क्रिस्टल यूज करने के बारे में कुछ लिखा है। ऊपर की डिस्क्रिप्शन वेग है, लगभग रिलीजियस प्रेयर जैसी फ्रेजेस से भरी हुई, पर बार बार एक इनकैंटेशन के महत्व पर घूम कर आती है, और उसके साथ एक अजीब अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन जुड़ी है। हमारा बेस्ट गेस है कि ये किसी तरह की सोनिक रेजोनेंस की तरह काम करता है। सही है, किसी ने कहा। अगर लैटिस स्ट्रक्चर एक लॉक है तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव बहुत पॉसिबली उसकी की है। ऑर्डर तुरंत निकल गया और पूरी लैब फिर से गूंज उठी। एक हाई प्रिसिजन साउंड जनरेटर लाकर माना क्रिस्टल पर एम किया गया, जबकि लिंग्विस्ट्स इनकैंटेशन के सिलेबल्स को ऑडियो वेव फॉर्म्स में कन्वर्ट करते रहे। टेस्ट शुरू। फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज, साउंड प्रेशर 90 डेसिबल्स, कुछ नहीं। 33.5 हर्ट्ज पर एडजस्ट करो, प्रेशर एक 10 डेसिबल्स तक बढ़ाओ, स्क्वायर वेव फॉर्म पर स्विच करो, फिर भी कुछ नहीं। क्रिस्टल अपने आइसोलेशन चैम्बर में किसी जिद्दी पत्थर की तरह बैठा रहा, हर फ्रीक्वेंसी के प्रति पूरी तरह इंडिफरेंट। क्या ये कोई ट्रांसलेशन एरर हो सकता है? किसी ने पूछा। अनलाइकली। हमारा यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर मॉडल 97% से ज्यादा एक्यूरेसी पर चल रहा है। सिलेबल ट्रांसक्रिप्शन गलत नहीं होनी चाहिए। साउंड, इनकैंटेशन, स्पिरिट। प्रोफेसर जो, स्क्रोल में कास्टर के रोल के बारे में एक इंसान के तौर पर कुछ मेंशन है? मिल गया। इसमें लिखा है, कास्टर को सेक्रेड स्टोन हाथ में पकड़कर गॉड्स के शब्द चांट करने होंगे। शायद प्रॉब्लम वही थी। वो हर चीज मशीन से सिमुलेट करते रहे थे और सबसे क्रिटिकल पीस भूल गए थे, इस सब के केंद्र में मौजूद इंसान।
साउंड शायद आधी ही की थी, बाकी आधी बॉडी का अपना बायोइलेक्ट्रिक फील्ड था। तभी जब कोई इंसान फिजिकली क्रिस्टल को छूता और साथ ही इनकॉन्टेशन बोलता, तब जाकर दोनों मिलकर उस केज को खोलते। तुरंत एक डायरेक्ट ह्यूमन कॉन्टैक्ट ट्रायल की तैयारी करो, मैं पहले जाऊंगा, वांग चन ने कहा। मिनिस्टर, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये एक ऑर्डर है, अगर मुझे कुछ हुआ तो एकेडमिशियन ली कमांड संभालेंगे। 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा बाद वांग चन आइसोलेशन चेंबर में गया, धीरे से सांस ली और अपनी हथेली क्रिस्टल की ठंडी सतह पर हल्के से रख दी। अग्निस, इग्निसर, प्रूसनी। लगातार 3 बार ट्राई करने के बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, एनर्जी का कोई फ्लो नहीं, और बिना हेजिटेट किए उसने अगले किसी को रोटेट करने का ऑर्डर दे दिया। एक के बाद एक देश के सबसे सेलिब्रेटेड एक्सपर्ट्स उस चेंबर में आते रहे, अपने नंगे हाथ क्रिस्टल पर रखते और इनकैंटेशन चांट करते, हर कोई अपना पर्सनल रिस्क एक तरफ रखकर, बस मैजिक के उस आखिरी जिद्दी स्टेप को क्रैक करने के लिए। 2 घंटे बाद ज्यादातर साइंटिस्ट्स अपनी बारी ले चुके थे और हर एक अटेम्प्ट का अंत वैसा ही हुआ था, फेलियर। ट्रूथ इतनी पास लग रही थी कि छू ली जाए, पर वो एक ऐसी दीवार के पीछे लॉक्ड रह गई जिसे कोई पूरी तरह तोड़ नहीं पा रहा था। थ्योरी सही थी, मेथड ट्राई हो चुका था, तो प्रोसेस आखिर कहाँ गलत हो रहा था? मेरा नाम सू चिंगजू है, एक नई आवाज ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम कम्युनिकेशन के फील्ड की सबसे यंग रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। कुछ घंटे पहले एक मिलिट्री जेट मुझे बिना किसी वार्निंग के शंघाई से खींच लाया, और जब मैं पहली बार पहुंची मैंने सोचा शायद कोई मेजर क्वांटम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम मेरा इंतजार कर रही है, और थोड़ी देर के लिए उस सोच ने मुझे जेन्युइनली एक्साइटेड कर दिया। जब मैं यहाँ पहुंची तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं पूरी तरह अननेसेसरी हूँ। इस जगह ने फिजिक्स, मटेरियल्स साइंस, बायोलॉजी, एनर्जी, लिंग्विस्टिक्स के एब्सोल्यूट टॉप माइंड्स इकट्ठे कर रखे थे, हर एक के सामने एक क्लियर टास्क, और यहाँ मैं थी, एक क्वांटम एंटेंगलमेंट स्पेशलिस्ट, आसपास चल रही किसी भी रिसर्च डायरेक्शन से लगभग अनकनेक्टेड। आखिरकार मुझे समझ आया कि जिसने भी ये टीम बनाई थी उसे एग्जैक्टली नहीं पता था कि आखिर किन स्पेशलिटीज की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने हर फील्ड से एक्सपर्ट्स बुला लिए, बस जस्ट इन केस। और साफ था, मैं वही जस्ट इन केस थी जो आखिर तक अनयूज्ड रह गई। उसने आसपास देखा और पूछा, वो लोग वहां एक्चुअली कर क्या रहे हैं? पता नहीं, किसी ने जवाब दिया। लगता है वो किसी तरह की मैजिक टेस्ट कर रहे हैं। मैजिक? मजाक कर रहे हो क्या? वो एक ऐसे फैमिली से आती थी जिसकी डाओइस्ट ट्रेडिशंस पीढ़ियों पहले फीकी पड़ चुकी थीं। बचपन में उसका दादा उसे जबरदस्ती क्रॉस लेगेड बिठाकर ब्रीदिंग और एनर्जी गाइडिंग टेक्निक्स रिसाइट करवाता था, और उसने अपनी पूरी एडल्ट लाइफ साइंस पढ़ने में फियर्स डिटर्मिनेशन से लगाई थी, खासकर इसलिए ताकि उस तरह की खोखली अनफाउंडेड सुपरस्टिशन को हार्ड रिगरस फैक्ट से तोड़ सके। और एक लंबा रास्ता घूमकर अब वो देश की सबसे क्लासिफाइड रिसर्च फैसिलिटी में खड़ी थी, उस चीज को घूरते हुए जो डिस्टर्बिंगली उसके दादा की प्रैक्टिस जैसी लग रही थी। डॉक्टर सू चिंगजू, आपकी बारी है। उसकी हर इंस्टिंक्ट उसे मना करने को कह रही थी, पर पूछने वाले इंसान की आंखों में देखकर उसने वो मना करना वापस निगल लिया। वांग चेन ने उसके चेहरे पर लिखी रिलक्टेंस और आधे अधूरे एटीट्यूड को साफ देख लिया, तो वो उसके पास गया और सीधे सीरियसली उससे बात की। डॉक्टर सू, मैं समझता हूँ शायद आपको डाउट्स हों, पर आप इस पर बिलीव करें या ना करें, एक बार अंदर गई तो मुझे चाहिए कि कागीच से ही आप हर एक स्टेप में पूरी तरह कमिट करें। अंडरस्टूड, उसने कहा, मैं कर दूंगी। अपनी स्पिरिट को फ्लेम की पल्स से मर्ज करो। अंदर जाते ही किसी ने उसे इंस्ट्रक्ट किया। स्पिरिट? वो इसे फोकस कैसे करे भला? वो एक फिजिसिस्ट थी, उसकी पूरी दुनिया इक्वेशंस और डेटा से बनी थी, पर जैसे ही वो वहां खड़ी लॉस में थी, उसके दिमाग की गहराई से एक लंबे समय से दबी हुई मेमोरी उभर आई। दिल को सेटल करो, स्पिरिट को गदर करो, इंटेंशन को अंदर होल्ड करो, बाहर की दुनिया को सेंस करो। उसने अपनी खुद की रेजिस्टेंस छोड़ने की कोशिश की, अपना दिमाग खाली किया, अपनी हर अवेयरनेस क्रिस्टल पर टिकी उंगलियों में उतार दी। अचानक उसकी उंगलियों में एक अजीब सी सेंसेशन रेंगने लगी, जैसे उसकी अपनी कॉन्शियसनेस क्रिस्टल के हार्ड शेल के आर पार जाकर उसके अंदर घूमते एनर्जी के समंदर से जुड़ गई हो। क्या वो एक्चुअली कुछ महसूस कर रही थी? अग्निस, इग्निसर, प्रूसनी। जैसे ही आखिरी सिलेबल उसके मुंह से निकला, उसकी उंगलियां हीट के एक फेंट बर्स्ट से चमक उठी। सू चिंगजू की आंखें झटके से खुल गईं, और आइसोलेशन ग्लास के दूसरी तरफ वांग चेन अपनी चेयर से उछलकर खड़ा हो गया। होली! उसकी खुली बाईं हथेली के ठीक ऊपर ऑरेंज फ्लेम का एक छोटा सा बॉल तैर रहा था, एक सॉफ्ट स्टेडी वार्मथ और लाइट से चमकता हुआ। डॉक्टर सू, काम रहिए, इंटरकॉम पर किसी ने कहा। एनर्जी को बाहर पुश करने की कोशिश करिए। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लर था, पर इंस्टिंक्ट ने कंट्रोल ले लिया और उसने फ्लेम को चैम्बर के दूसरी तरफ रखे एलॉय टारगेट की तरफ पुश कर दिया। ये आखिर क्या था? वो पल आते ही पूरा रिसर्च हॉल स्टन्ड साइलेंस में डूब गया। मैंने अभी एक्चुअली किया क्या? उसने कांपते हुए पूछा। ये एक टॉप प्रायोरिटी इमरजेंसी डायरेक्टिव है, किसी ने उसे बताया। ऑनर्डर्स हैं कि आपको तुरंत एक क्लासिफाइड मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड में एस्कॉर्ट किया जाए। इस बीच उसका दादा बैठा सोच रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी बुरा काम नहीं किया, सिवाय जवानी में मुफ्त टेंपल मील खा लेने के, जो इतना सीरियस तो नहीं था कि ये रेकनिंग बुलाए।
पर कोर रिसर्च जोन में लाए जाते ही सबसे पहली चीज जो उसने देखी वो थी उसकी अपनी पोती सू चिंगजू, एक गरमागरम डिस्कशन के बीच फंसी हुई, और उसका दिल एक अचानक अशुभ फीलिंग से जकड़ गया। क्या वो उसे फिडल सुपरस्टिशन का एक सिंबल, साइंटिस्ट से खचाखच भरी फैसिलिटी में सिर्फ एक कोर्शनरी एग्जाम्पल बनाने, साइंस की वेदी पर एक सैक्रिफाइस बनाने के लिए खींच लाए थे? डाओइस्ट जांग, वांग चन ने ग्रीट करते हुए कहा। मैं वांग चन हूँ, यहाँ कमांड संभाल रहा सर। सिचुएशन अर्जेंट है, प्लीज पहले ये फुटेज देखिए। फायर कंट्रोल टेक्निक? वांग चन ने उसे एक फाइल दी और सबसे पहले पेज पर उस हाइड स्क्रॉल की एक हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ थी। हम इसे फायरबॉल स्पेल कहते हैं, उसने एक्सप्लेन किया। डॉक्टर सू ने इसी के थ्रू ये एबिलिटी पाई। फाइल में ओरिजिनल टेक्स्ट और उसका ट्रांसलेशन दोनों है, साथ में हमारे फिजिसिस्ट्स ने बनाए माना सर्किट एनर्जी डायग्राम्स भी। जितनी देर जांग छिंगशुआन उसे स्टडी करता रहा, उसका एक्सप्रेशन उतना ही ग्रेव होता गया। दाओ नेचर को फॉलो करता है, उसने धीरे से कहा। अलग रास्ते, एक ही मंजिल। ये टेक्निक और हमारे अपने डाओइस्ट टेक्स्ट में लिखी फायर कंट्रोल मेथड्स बिल्कुल एक ही रूट प्रिंसिपल शेयर करती हैं। डाओइज्म में हम इसे फू कहते हैं, एक टैलिस्मैन, उसने एक्सप्लेन किया। ये खुद अपने आप में कोई पावर नहीं रखता, इसे बस कास्टिंग के लिए एक गाइडिंग डायग्राम मानिए। प्रैक्टिशनर अपनी खुद की स्पिरिट को कॉन्ड्यूट की तरह इस्तेमाल करता है। टैलिस्मैन के पैटर्न को फॉलो करते हुए हेवन और अर्थ को भरने वाली एनर्जी को गाइड करता है, जिसे हम क्यू कहते हैं। उसे शेप करते हुए आखिरकार बाहर मैनिफेस्ट करता है। अब मुझे समझ आया, उसने आगे कहा। हमारी दुनिया शायद उसी दौर से गुजर रही है जिसे हम एज ऑफ धार्मा डिक्लाइन कहते हैं। पुराने जमाने में हेवन और अर्थ को भरने वाली की घनी और अबंडेंट थी। यही वजह थी कि प्राचीन लोग इन मेथड से वेंड और रेन बुला पाते थे। पर वक्त सत बीतने के साथ वो एनर्जी धीरे धीरे पतली होती गई और पुरानी टेक्निक्स सोर्स के बिना बहती नदियों जैसी बन गईं, स्वाभाविक रूप से अपनी पावर खोती गईं। वो आइडिया रूम में मौजूद हर किसी को किसी लाइट स्विच ऑन होने जैसा लगा, और इससे बिल्कुल साफ हो गया कि डाओइस्ट प्रैक्टिसेस दूसरी दुनिया वाली मैजिक से इतनी करीब से क्यों जुड़ती हैं। जांग छिंगशुन ने सू छिंगजू के एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड्स देखे और सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि स्क्रोल खुद और अब तक साइंटिस्ट्स ने जो भी टेस्ट किए थे वो सब पूरी तरह गलत डिटेल के पीछे भाग रहे थे। मुझे कुछ कहना है, उसने रूम से कहा। डाओइस्ट प्रैक्टिस में असली मास्टरी इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है कि इंटेंशन दिल के साथ चलता है और टेक्निक दिल से उठता है। जब हम इनकेंटेशन कहते हैं तो उसका मतलब बस फोकस का एक एक्ट होता है। एनर्जी खुद इनर्ट है, लाइफलेस, आप बस हाथ बढ़ाकर उसे ले सकते हैं। तो पहले शब्दों से खुद को उसके सामने अनाउंस करने की क्या जरूरत? क्या ये पूरी तरह पॉइंट मिस करना नहीं है, रूट को छोड़कर ब्रांच के पीछे भागना? मेरी पोती सिर्फ इनकेंटेशन खत्म करने के बाद क्यों सक्सीड हुई, इसकी वजह ये नहीं थी कि शब्दों में खुद कोई स्पेशल पावर थी। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अभी इतनी गहरी नहीं थी और उसकी स्पिरिट खुद फोकस नहीं कर पा रही थी। उसे खुद को सही स्टेट में सेटल करने के लिए चांट के सहारे की जरूरत थी। सीधे कहूं तो उस स्क्रोल पर लिखा हर इनकेंटेशन और हैंड जेस्चर बिगिनर्स के लिए एक ट्रेनिंग एड से ज्यादा कुछ नहीं है। अपने सेल्फ सजेशन को गाइड करने का एक तरीका, एक बच्चे के लिए पहला कदम उठाने की एक वॉकिंग केन। ये कहकर उसने खुद डेमोन्स्ट्रेट करने का फैसला किया। वो आइसोलेशन चेंबर में गया, माना क्रिस्टल को देखा और उसे छूने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपनी हथेली उसके ऊपर हवा में सस्पेंडेड रख दी, धीरे से सांस ली, आधी आंखें बंद की और माना सर्किट की इमेज अपने दिमाग में उभरने दी। इंटेंशन होल्ड करो, विजुअलाइज करो, दिमाग को खी गाइड करने दो। होली हेल! वांग चन आइसोलेशन चेंबर की एलॉय वॉल को घूरता रह गया, जो अब साफ जल चुकी थी। उसका दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। कोई इनकेंटेशन नहीं, कोई जेस्चर नहीं, यहाँ तक कि फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं। इसका मतलब था मैजिक या जो भी ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर असल में थी, उन सभी कंबरसम अनसर्टेन रिचुअल से पूरी तरह फ्री की जा सकती थी। इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता था, स्टैंडर्डाइज किया जा सकता था, यहाँ तक कि मास प्रोड्यूस भी किया जा सकता था। उसी वक्त वांग चन के दिमाग में एक वाइल्ड आइडिया बनने लगा। हर कोर प्रोजेक्ट टीम के लीड को तुरंत बुलाओ, उसने आदेश दिया। सेंट्रल कॉन्फ्रेंस रूम, अभी मैं अनाउंस कर रहा हूँ, उसने इकट्ठा हुए लीड्स से कहा कि इस पल से हम इनकेंटेशंस और हैंड जेस्चर्स की हर रिसर्च पूरी तरह छोड़ रहे हैं और हर रिलेटेड रिसोर्स रिडायरेक्ट किया जा रहा है। हमारा नया ऑब्जेक्टिव है एक स्टैंडर्डाइज्ड, साइंटिफिकली ग्राउंडेड ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करना वर्डलेस स्पेल कास्टिंग के लिए, जिसे कोई भी ऑर्डिनरी इंसान सीख सके। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, डाओइस्ट, बुद्धिस्ट, प्योरली साइंटिफिक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक रिजल्ट चाहिए, एक ऑर्डिनरी सोल्जर जिसने पहले कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कम से कम वक्त में फायर कंट्रोल करना सीख जाए। जैसे ही वांग चेन का ऑर्डर आया, पूरे
पूरे बेस की रिसर्च डायरेक्शन पलट गई और मिस्टिकिज्म और हार्ड साइंस को मिलाने वाली एक अभूतपूर्व बैटल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। उसके बाद मिलिट्री जेट्स पर एक के बाद एक स्पेशलिस्ट्स की लहरें आती रहीं। वुदांग माउंटेन पर सालों सिक्लूजन में रहा एक इंटरनल मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर, लॉन्गहू माउंटेन की टैलिस्मैन्स क्राफ्टिंग लिनेज का एक एयर, सभ्यता से दूर पहाड़ों में डीप मेडिटेशन में महारत हासिल कर चुका एक एनलाइटेंड मंक, असली कल्टिवेटर्स जो अब तक सिर्फ लेजेंड्स में मौजूद थे, अब पहली बार इतिहास में अपने देश की विल के तहत साथ इकट्ठे हुए। जब दिल हिलता है, इंटेंशन हिलता है। जब इंटेंशन हिलता है, छी बहती है। दिल ही की है, एक मास्टर ने जोर देकर कहा। अमित भा, एक मोंक ने धीरे से काउंटर किया। मैं कहूंगा ये स्टिलनेस है। दिमाग तभी सब कुछ साफ रिफ्लेक्ट कर सकता है जब वो पानी जैसा स्टिल हो। नहीं नहीं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, एक यंग फिजिक्सिस्ट बीच में बोला, हार्ड डेटा से उनके व्यूज को यूनिफाई करने की कोशिश करते हुए। मेरी ईईजी रीडिंग्स के हिसाब से सबसे ज्यादा मैटर करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में थीटा बैंड एक्टिविटी का सिंक्रोनाइज्ड एनहांसमेंट। बूढ़े मास्टर्स अगले 3 घंटे उसे सर्कल्स में लेक्चर देते रहे और आखिरकार चीफ एडवाइजर के तौर पर जांग छिंगशन को रिसर्च को सॉलिड ग्राउंड पर वापस खींचना पड़ा, बेस को उसकी पूरी ऑपरेशनल स्पीड पर वापस लाते हुए। हर प्रैक्टिशनर को एक हाई प्रिसिजन ईजी सेंसर पहनाया गया और जैसे ही वो कास्टिंग स्टेट में जाते, उनके कॉर्टेक्स से फायर होने वाला हर न्यूरल इंपल्स कैप्चर होकर सीधा फक्सी सुपर कंप्यूटर के कोर में फीड हो जाता। कंप्यूटिंग टीम का काम था उस डेटा के समंदर को छानकर कास्टिंग इंटेंट से जुड़ा सबसे स्टेबल, सबसे कंसिस्टेंट ब्रेनवेव पैटर्न निकालना। मिल गया, किसी ने अनाउंस किया। यही सक्सेस की है। कास्टर के दिमाग में विजुअलाइज्ड इमेज जितनी स्टेबल और क्लियर होती है, स्टैंडर्ड मॉडल से उसका मैच उतना ऊंचा होता है और कास्टिंग उतनी ही आसान और पावरफुल हो जाती है। ये डिस्कवरी बिल्कुल साइंटिफिकली उस पुराने प्रिंसिपल से मेल खा गई कि टेक्निक दिल से उठता है, और उस ब्रेक थ्रू पर आगे बढ़ते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम तेजी से काम में लग गई। एक न्यूरो फीडबैक बेस्ड मेडिटेशन सिस्टम के लिए ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए यूजर्स बस एक ईजी हेडसेट पहनकर प्रैक्टिस करते हुए विजुअलाइज करते और सिस्टम रियल टाइम में उनके ब्रेन वेव सिग्नल्स कैप्चर करके उन्हें डेटाबेस में मौजूद स्टैंडर्ड कास्टिंग मॉडल से कंपेयर करता। मैच जितना करीब होता, हेडसेट में ऑडियो उतना ही हार्मोनियस और प्लेजेंट हो जाता, और मैच जितना दूर होता, नॉइज उतना ही ग्रेटिंग और इरिटेटिंग हो जाता। सिस्टम ने ड्राई एब्स्ट्रैक्ट मेडिटेशन ट्रेनिंग को कुछ टैंजिबल में बदल दिया। मतलब ट्रेनीज को किसी गहरी मिस्टिकल मेंटल डिसिप्लिन को समझने की जरूरत नहीं रही। उन्हें बस अपनी मेंटल स्टेट को किसी गेम की तरह एडजस्ट करते रहना था जब तक उन्हें सही लगने वाली साउंड ना मिल जाए, और उसी पल मैजिक हमेशा के लिए उसकी पेडेस्टल से नीचे उतार दी गई। एक हफ्ते बाद जॉइंट लेबोरेटरी नंबर 1 के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस से चुना गया एक यंग सोल्जर आइसोलेशन चेंबर में दाखिल हुआ। उसे पहले कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। इससे पहले उसे मेडिटेशन का मतलब भी नहीं पता था। बस 24 घंटे उस असिस्टेड ट्रेनिंग सिस्टम के साथ बिताए थे। ये काम कर गया। उसी पल पूरा रूम फट पड़ा। सब डेकोरम भूलकर एक दूसरे को सेलिब्रेशन में खींचने लगे। वांग चेन उस यंग सोल्जर को देखता रहा, चेहरा हमेशा की तरह कंपोज्ड, पर उसकी बगल में कसकर बंद मुट्ठियां बता रही थीं कि वो कितना इमोशन अंदर दबाए हुए था। उन्होंने मैजिक का सीक्रेट पूरी तरह क्रैक कर लिया था और उसे स्टैंडर्डाइज्ड, रिप्रोड्यूसिबल और मैसिव स्केल पर टीचेबल किसी चीज में रिवर्स इंजीनियर कर दिया था। उस पल से चाइना के पास बाहर इंतजार कर रही अननोन दुनिया के खिलाफ एक कार्ड और था। आखिरी टेस्ट के दौरान दूसरी दुनिया वाला मना क्रिस्टल आखिरकार अपनी सारी एनर्जी जला चुका था, एक साधारे अनरिमार्केबल ग्रे पत्थर में बदलकर। पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि चाइना पहले ही फायरबॉल स्पेल के पीछे का प्रिंसिपल पेरिसेरेसेरा पूरी तरह मास्टर कर चुका था। अगला ट्रांसफर विंडो खुलने से पहले वांग चेन ने खुद अगली लहर की एड सप्लाईज पैक होते देखी। फ्लावर, मेडिसिन, हाई एनर्जी फूड बार्स, बाकी सारी जरूरी चीजें अब भी लिस्ट में थीं, पर पैकेज के बीचों बीच कुछ बिल्कुल नई चीजें भी रखी थीं। इस बार ये चाइना की तरफ से लिन फैन के लिए पहला जेन्युइन पूरी तरह